क्या संसद संविधान को इतना बदल सकती है कि हम उसे पहचान ही ना पाएं? क्या होगा अगर कोई सरकार मान लीजिए एक कानून लाकर हमारे बोलने की आजादी या बराबरी का अधिकार ही छीन ले? ये सिर्फ एक काल्पनिक सवाल नहीं है, बल्कि बिल्कुल। भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक ऐसी रस्साकशी हुई थी संसद और सुप्रीम कोर्ट के बीच, जिसके अंत में एक ऐसा सिद्धांत निकला जिसने हमेशा के लिए तय कर दिया कि संविधान की आत्मा को कोई नहीं बदल सकता। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका स्वागत है। सबसे पहले हमारे सभी मौजूदा सदस्यों को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जी हाँ, आपका समर्थन हमें ऐसा महत्वपूर्ण कंटेंट बनाने में बहुत मदद करता है। और अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और सक्षम हैं, तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करने के लिए YouTube पर पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार करें। आपका छोटा सा योगदान हमें ऐसी गहरी और उपयोगी चर्चा लगातार लाने में मदद करेगा। और हाँ, इस बातचीत को लाइक करना और अपने बहुमूल्य विचार कमेंट्स में साझा करना ना भूलें। बिल्कुल। और एक जरूरी जानकारी भी है। बताएं। इस पूरी चर्चा के मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस के लिए पिछले वर्षों के प्रश्न यानी PYQs हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। अच्छा। और अगर कोई और गहराई में जाना चाहता है तो प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त PYQs और मेंस के सवालों के मॉडल उत्तर हमारे लीजेंड YouTube सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड चैनल पर हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम M लक्ष्मीकांत की भारतीय राजनीति के अध्याय 12 संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की दुनिया में उतर रहे हैं। और ये सिर्फ एक चैप्टर नहीं है, ये एक कहानी है। बिल्कुल, एक खींचतान की कहानी। एक तरफ थी संसद, जिसे लगता था कि वो जनता की इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है और उसे संविधान बदलने का असीमित अधिकार है। और दूसरी तरफ थी सुप्रीम कोर्ट, जो खुद को संविधान का रक्षक मानती थी। और इस पूरी कहानी का जो केंद्रीय सवाल था वो एक ही था। क्या था वो? सवाल ये था कि क्या संसद अनुच्छेद 368 के तहत मिली अपनी संशोधन की शक्ति का इस्तेमाल करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों यानी संविधान के भाग 3 को छीन सकती है या कम कर सकती है। अच्छा, तो यहीं से सारा खेल शुरू हुआ। बिल्कुल। चलिए इस खेल को समझते हैं। ये असल में अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 के बीच का टकराव है ना? हाँ। इसे जरा आसान भाषा में समझाइए। देखिए, इसे ऐसे समझिए। अनुच्छेद 13 वो एक तरह से मौलिक अधिकारों के दरवाजे पर लगा एक ताला है। ये कहता है कि सरकार कोई ऐसा कानून नहीं बना सकती जो इन अधिकारों को छीन ले। ठीक है। और अनुच्छेद 368 वो संसद के हाथ में एक मास्टर चाबी है, जिससे वो संविधान का कोई भी दरवाजा खोल सकती है, मतलब उसमें संशोधन कर सकती है। अच्छा, एक ताला और एक मास्टर चाबी। बिल्कुल। और झगड़ा इसी बात पर था कि क्या ये मास्टर चाबी मौलिक अधिकारों वाला ताला भी खोल सकती है या नहीं। मतलब क्या अनुच्छेद 368 के तहत किया गया संशोधन अनुच्छेद 13 के मतलब में एक कानून है? अच्छा, तो ये थी असली पहेली। तो इस रस्साकशी का पहला राउंड किसके नाम रहा? अदालतों ने शुरुआत में क्या कहा? देखिए, पहला राउंड तो पूरी तरह से संसद के पक्ष में गया। 1951 में शंकरी प्रसाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति एक बहुत बड़ी मतलब व्यापक शक्ति है। अच्छा। कोर्ट ने ये माना कि अनुच्छेद 13 में जो कानून शब्द है उसमें केवल सामान्य कानून आते हैं, संवैधानिक संशोधन नहीं। ओहो, इसका मतलब तो साफ था। जी, इसका सीधा मतलब था कि संसद की मास्टर चाबी मौलिक अधिकारों का ताला खोल सकती है। संसद मौलिक अधिकारों को भी बदल सकती है। तो मतलब शुरुआत में तो संसद ही बॉस थी, उसे संविधान के किसी भी हिस्से को बदलने की एक तरह से खुली छूट मिल गई थी। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन जाहिर है ये शांति ज्यादा दिन नहीं चली होगी। बिल्कुल नहीं। करीब 16 साल बाद 1967 में गोलकनाथ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक जबरदस्त यू टर्न लिया। यू टर्न? हाँ, इस बार कोर्ट ने अपना ही पिछला फैसला पूरी तरह पलट दिया और कहा कि मौलिक अधिकार पारलौकिक और अपरिवर्तनीय हैं, मतलब ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। एक मिनट, पारलौकिक और अपरिवर्तनीय, ये तो बहुत भारी शब्द है। कोर्ट ने ऐसे शब्द क्यों इस्तेमाल किए? इसका क्या मतलब था? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, कोर्ट ने इतने भारी शब्द इसलिए इस्तेमाल किए क्योंकि वो एक बहुत मजबूत संदेश देना चाहती थी। क्या संदेश? वो कहना चाहती थी कि मौलिक अधिकार सिर्फ कानूनी नियम नहीं है, बल्कि वे हमारे लोकतंत्र की आत्मा है। ये संविधान निर्माताओं की वो पवित्र गारंटी है जिन्हें कोई भी सरकार, चाहे वो कितनी भी बहुमत में क्यों ना हो, अपनी राजनीतिक सुविधा के हिसाब से बदल नहीं सकती। अच्छा। कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक संशोधन भी अनुच्छेद
13 के दायरे में एक कानून ही है और इसलिए वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो मतलब कोर्ट ने संसद के हाथ से वो मास्टर चाबी एक तरह से छीन ली। बिल्कुल, चुप तो नहीं बैठी होगी। चुप बैठना तो दूर की बात है, संसद ने पूरी ताकत से पलटवार किया। ओह। आपको उस समय का राजनीतिक माहौल समझना होगा। ये इंदिरा गांधी की सरकार का दौर था, जो एक बहुत मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में थी। सही। गोलकनाथ मामले के फैसले को संसद ने अपनी संप्रभुता पर हमले के तौर पर देखा। तो ये सिर्फ एक कानूनी प्रतिक्रिया नहीं थी, ये तो सीधे सीधे संसद और न्यायपालिका के बीच अपनी अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने की एक जंग थी, है ना? बिल्कुल, ये शक्ति के लिए खुली जंग थी। और संसद ने इसका जवाब दिया 1971 में 24वें संशोधन अधिनियम से। अच्छा, क्या किया इस संशोधन में? इस संशोधन ने गोलकनाथ फैसले को बेअसर करने के लिए अनुच्छेद 13 और 368 दोनों में बदलाव कर दिए। इसने साफ साफ लिख दिया कि अनुच्छेद 368 के तहत किए गए किसी भी संशोधन पर अनुच्छेद 13 की कोई भी बात लागू नहीं होगी। अरे वाह! जिसमें मौलिक अधिकारों का ताला भी शामिल है। अब तो टकराव अपने चरम पर था। एक तरफ संसद जो कह रही थी हम कुछ भी बदल सकते हैं, और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट जो मौलिक अधिकारों को बचाने की कोशिश कर रही थी। इसके बाद क्या हुआ? क्योंकि हम जानते हैं कि कहानी का अंत यहाँ नहीं हुआ। यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा और सबसे दिलचस्प मोड़ आता है, और वो मोड़ है 1973 का केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामला। ओह, द केशवानंद भारती केस। जी, ये भारतीय संवैधानिक इतिहास का शायद सबसे महत्वपूर्ण मामला है, जिसमें 13 जजों की अब तक की सबसे बड़ी बेंच बैठी थी। और इस मामले का फैसला किसी ने सोचा भी नहीं था, है ना? किसी ने भी नहीं। कोर्ट ने एक ऐसा रास्ता निकाला जो अपने आप में एक मिसाल है। सबसे पहले कोर्ट ने गोलकनाथ मामले के फैसले को खारिज कर दिया। अच्छा। फिर उसने 24वें संशोधन अधिनियम को वैध ठहराया। क्या? हाँ, इसका मतलब कोर्ट ने मान लिया कि हाँ, संसद के पास मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति है। अरे, तो फिर कोर्ट ने तो संसद के सामने एक तरह से हार मान ली? ऐसा लगता है, लेकिन यहीं पर कोर्ट ने अपना ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र? हाँ, फैसले में एक बहुत बड़ा लेकिन था। कोर्ट ने कहा, हाँ, संसद को संविधान के किसी भी हिस्से में, जिसमें मौलिक अधिकार भी शामिल हैं, संशोधन करने का अधिकार है, पर वो संविधान की मूल संरचना या बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। वाह! ये एक बिल्कुल नया सिद्धांत था जिसे कोर्ट ने पेश किया। वाह! तो मतलब कोर्ट ने एक ऐसा दांव खेला जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। उन्होंने संसद की शक्ति मानी भी और उस पे एक अदृश्य लगाम भी लगा दी। बिल्कुल। ये तो कमाल की न्यायिक रणनीति थी। तो ये मूल संरचना आखिर है क्या भला? यही सबसे मजेदार बात है। कोर्ट ने मूल संरचना की कोई पत्थर की लकीर वाली परिभाषा नहीं दी। तो फिर उन्होंने कहा कि ये कोई बंधी बंधाई लिस्ट नहीं है, ये समय के साथ केस दर केस विकसित होगी। इसे ऐसे समझिए कि संविधान एक इमारत है। ठीक है। संसद को उस इमारत में मरम्मत करने, कमरे बदलने, खिड़कियां दरवाजे नए लगाने, यहाँ तक कि रंग रोगन बदलने का भी हक है, लेकिन वो उस इमारत की नींव को, उसके बुनियादी ढांचे को नहीं गिरा सकती। समझिए। अगर नींव ही गिर गई तो इमारत ही नहीं बचेगी। बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस नींव में, इस बेसिक स्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? कोर्ट ने कुछ तो बताया होगा? हाँ, उन्होंने कुछ उदाहरण दिए। ये कोई पूरी लिस्ट नहीं थी, बल्कि इशारे थे। जैसे संविधान की सर्वोच्चता, यानी देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है। सरकार का गणतांत्रिक और लोकतांत्रिक स्वरूप, यानी देश एक रिपब्लिक और डेमोक्रेसी रहेगा। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा। और शक्तियों का पृथक्करण भी? जी, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का पृथक्करण, यानी सरकार के तीनों अंग एक दूसरे के काम में दखल नहीं देंगे। और भी कुछ जरूरी चीजें थीं, जैसे न्यायिक समीक्षा और निष्पक्ष चुनाव। बिल्कुल। सूची में न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, अदालतों की कानूनों को परखने की शक्ति, संसदीय प्रणाली, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का लक्ष्य। अच्छा। और सबसे महत्वपूर्ण, मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच संतुलन को भी मूल संरचना का हिस्सा माना गया। तो केशवानंद भारती मामले ने रस्साकशी के बीच एक संतुलन बना दिया। संसद शक्तिशाली है, पर असीमित रूप से नहीं। सही। लेकिन क्या ये ब्रह्मास्त्र सिर्फ कागज पर था, या इसका असली इस्तेमाल भी हुआ? इसका असली इस्तेमाल हुआ, और बहुत जल्द हुआ। 1975 में इंदिरा नेहरू गांधी मामले में सरकार ने 39वां संशोधन पारित किया। उसमें क्या था? उसने प्रधानमंत्री के चुनाव को किसी भी अदालत में चुनौती देने से रोक दिया। क्या मतलब कोई चुनौती ही नहीं दे सकता?
जी, सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रावधान को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव लोकतंत्र की नींव का पत्थर है। ये मूल संरचना का हिस्सा है और आप इसे संशोधन करके भी नहीं हटा सकते। और फिर मिनर्वा मिल्स मामला भी तो बहुत महत्वपूर्ण है, उसने इस सिद्धांत को और मजबूत किया, है ना? सही कहा। 1980 के मिनर्वा मिल्स मामले में कोर्ट ने 42वें संशोधन के 2 प्रावधानों को रद्द किया। ये 42वां संशोधन तो इमरजेंसी के दौरान लाया गया था, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं इसे। बिल्कुल। इसके एक प्रावधान ने न्यायिक समीक्षा की शक्ति को लगभग खत्म कर दिया था और दूसरे ने मौलिक अधिकारों पर नीति निर्देशक सिद्धांतों को असीमित वरीयता दे दी थी। तो कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने साफ किया कि न्यायिक समीक्षा और मौलिक अधिकारों और निदेशक सिद्धांतों के बीच सामंजस्य और संतुलन दोनों ही संविधान की मूल संरचना है और इन्हें नष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस सिद्धांत की स्थापना हो चुकी थी। फिर 1981 में वामन राव मामले में कोर्ट ने एक और जरूरी बात साफ की। हाँ, वामन राव मामले में कोर्ट ने एक तरह से पुरानी बहसों पर विराम लगा दिया। कैसे? कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मूल संरचना का ये सिद्धांत 24 अप्रैल 1973 यानी केशवानंद भारती फैसले की तारीख के बाद पारित हुए सभी संवैधानिक संशोधनों पर लागू होगा। अच्छा। इससे पहले के संशोधनों को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती। यह एक बहुत ही व्यावहारिक कदम था ताकि पुराने मामलों का पिटारा फिर से ना खुल जाए। तो इस पूरी रस्साकशी का, इस पूरी यात्रा का अगर हम सार निकालें तो नतीजा क्या निकला? कौन जीता इस जंग में, संसद या न्यायपालिका? देखिए, सबसे खूबसूरत बात यही है कि इस जंग में कोई एक नहीं जीता, बल्कि संविधान जीता। वाह! इसका अंतिम निष्कर्ष ये है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता है। न तो संसद पूरी तरह से संप्रभु है जैसा ब्रिटेन में होता है, और न ही न्यायपालिका के पास असीमित शक्ति है। एक संतुलन है। बिल्कुल। संसद समय की जरूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सकती है, ये जरूरी भी है, लेकिन इसकी एक लक्ष्मण रेखा है। वो मूल ढांचे को नष्ट नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट उस लक्ष्मण रेखा का प्रहरी है, उसका संरक्षक है। ये शक्तियों के संतुलन का एक बेहतरीन और अनोखा भारतीय मॉडल है। यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए ये पूरी कहानी समझना इतना जरूरी क्यों है? देखिए, ये विषय प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए आत्मा की तरह है। अच्छा। मेंस में इस सिद्धांत के विकास पर या संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता के बीच संतुलन पर सीधे सीधे विश्लेषणात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं। आपसे पूछा जा सकता है कि यह सिद्धांत भारतीय लोकतंत्र को कैसे मजबूत करता है। इसके बिना आप सेपरेशन ऑफ पावर्स, जुडिशियल रिव्यू या फंडामेंटल राइट्स जैसे विषयों पर अच्छी तरह लिख ही नहीं सकते। और प्रीलिम्स के लिए? और प्रीलिम्स में तो सीधे तथ्य पूछे जा सकते हैं, जैसे पारलौकिक और अपरिवर्तनीय शब्द किस मामले से जुड़े हैं। गोलखनाथ मामला? बिल्कुल। या न्यायिक समीक्षा को किस मामले में मूल संरचना का हिस्सा माना गया। या फिर आपको 4-5 केस दे देंगे और कहेंगे कि इन्हें कालानुक्रम में लगाइए। समझ गई। ये भारतीय राजनीति की नींव की समझ है, जिसके बिना आगे की इमारत मजबूत नहीं हो सकती। आज की इस गहरी चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि मूल संरचना का ये जटिल लेकिन दिलचस्प विषय और इसके पीछे की कहानी अब आपके लिए बिल्कुल साफ हो गई होगी। उम्मीद तो यही है। अगर आपको ये प्रयास पसंद आया तो कृपया इस चर्चा को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमें और सपोर्ट करना चाहते हैं तो YouTube मेंबरशिप ज्वाइन करने पर विचार जरूर करें। हमारे सभी सदस्यों का एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, याद रखें, मुफ्त नोट्स टेलीग्राम पर और प्रीमियम नोट्स मॉडल उत्तरों के साथ लीजेंड सदस्यों के लिए डिस्कॉर्ड पर उपलब्ध हैं। बिल्कुल। और जाते जाते एक विचार आपके लिए छोड़कर जा रहा हूं। जरूर। जैसा हमने कहा, मूल संरचना की कोई निश्चित या अंतिम सूची नहीं है। ये न्यायपालिका द्वारा विकसित किया गया एक जीवंत, सांस लेता हुआ सिद्धांत है। जरा सोचिए, भविष्य में न्यायपालिका और किन तत्वों को इसमें शामिल कर सकती है। क्या निजता का अधिकार या पर्यावरण की सुरक्षा जैसे मुद्दे भी कभी मूल संरचना का हिस्सा बन सकते हैं? ये बहुत दिलचस्प सवाल है। और क्या ये बढ़ती हुई शक्ति न्यायपालिका और विधायिका के बीच के नाजुक संतुलन को भविष्य में प्रभावित कर सकती है? इस पर सोचिएगा।